उसमें हम जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं, मौर्य वंश 321 या 322 से लेकर के 184 या 185 ईसा पूर्व में जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश हमें जो है वो दिखता है 321-22 से लेकर के जो है 184-85 ईसा पूर्व का जो काल हमें दिखता है वो मौर्यों का समय जो है वो हमें दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मौर्यों से पहले भारत में जो है वो सत्ता नहीं चलती थी। मौर्यों से पहले भी भारत में जो है वो सत्ता चलती थी, और मौर्यों से पहले भारत में जो बड़ा वंश शासन कर रहा था उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमें जो मिलता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमें नंद वंश जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी हम आगे कह सकते हैं कि हमें कुछ ग्रंथ हैं जो मौर्य वंश की जानकारी जो है वो प्रदान करते हैं। मौर्यों की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? अगर हम जानकारी के स्रोत देखते हैं या जानकारी प्रदान करने वाले ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले अगर पुराणों में बात करें कि ऐसा कौन सा पुराण है जो हमें मौर्यों के बारे में बताता है, तो मौर्यों की जानकारी देने वाला जो पुराण है वो हमें मिलता है विष्णु पुराण। यानी कि 18 पुराण मिलते हैं हिंदू धर्म में। विष्णु पुराण जो है वो हमें मौर्य वंश की जो है वो जानकारी प्रदान करता है। वैसे भी हम कहें कि भगवान विष्णु के मुकुट में मोर पंख होता है, तो विष्णु पुराण से हमें जिस वंश की जानकारी उपलब्ध होती है वो कौन सा पुराण है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमें जो है विष्णु पुराण मिलता है। इसके बाद अगर हम कहें तो हमें ग्रंथ मिलता है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। फिर हमें मिलती है वहत कथा मंजरी। वहत कथा मंजरी जो है वो हम कहें कि ये ग्रंथ हमें जो है वो मिलता है, इससे भी हमें जो है जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं राज तरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया था। कश्मीर के जो है वो हम कहें कि जानकारी जो है वो प्रदान करता है। कलहन ने लिखा राज तरंगिणी, इसमें भी हमें जो है वो मौर्यों के बारे में जो है वो उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्यों की जो है वो हम कहें कि जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। इसके बाद हम और बात करते हैं तो पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। महाभाष्य पाणिनि के ग्रंथ की जो है वो हम कहें टीका लिखी गई थी, और महाभाष्य की रचना जो है योग के गुरु थे, आचार्य थे पतंजलि, जिनके द्वारा जो है वो हम कहें कि इनकी जो है वो रचना की गई थी। और फिर एक नाटक मिलता है जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा जो है वो राक्षस जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो ग्रंथ मिलता है, जिसकी रचना कर रहे थे विशाखदत्त। विशाखदत्त मौर्यों के काल में पैदा नहीं हुए थे। विशाखदत्त का जो समय था वो गुप्त काल मिलता है, लेकिन इन्होंने एक नाटक लिखा था मुद्रा राक्षस, जिसमें हमें जो है वो जानकारी मिलती है। और ये वही नाटक है जिसमें घनानंद की मृत्यु का वर्णन जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में हम जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की रचना जो है वो हम कहें कि कौटिल्य के द्वारा की गई थी। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, इसको हम कहें चाणक्य भी कहा जाता था, और इसका ही नाम जो है विष्णुगुप्त शर्मा मिलता है। विष्णुगुप्त जो है वो हम कहें कि शर्मा इनका वास्तविक नाम था, और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी पाकिस्तान में है, जहां पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन बड़ी बात थी कि हम कहें अर्थशास्त्र में कहीं भी चाणक्य नाम प्राप्त नहीं होता है। वहाँ पे जो हमें नाम प्राप्त होता है वो मिलता है कौटिल्य, क्योंकि पुस्तक के अंत में कहीं भी प्राप्त होता था तो लिखा जाता था इति सिद्धम कौटिल्य, इसलिए हम कहें कि इसकी रचना कर रहे थे। लेकिन अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति का ग्रंथ है, अर्थ से संबंधित ग्रंथ नहीं है। इसमें हमें प्रशासन से संबंधित सिद्धांत जो हैं वो प्राप्त होते हैं। ये तथ्य भी हमें यहाँ पे जो है वो याद होने चाहिए। हमने कहा कि जानकारी देने वाला अगर पुराणों की बात की जाए तो वो कौन सा है, तो विष्णु पुराण है। कथा सरित सागर, बहत कथा मंजरी,
इसके बाद में राजतरंगिणी, महाभाष्य, मुद्रा राक्षस। लेकिन मुद्रा राक्षस जो है वो हम कहें क्या था, तो ये एक नाटक था जिसकी रचना गुप्त काल में की गई थी विशाख दत्त के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखित ग्रंथ था। विष्णुगुप्त शर्मा जो है वो इनका हमें यहाँ पे जो है वो वास्तविक नाम जो है वो हम कहें कि प्राप्त होता है। लेकिन अब कहें कि यहाँ पे जब मौर्य शासन कर रहे थे, मौर्यों की अगर हम बात करते हैं, मौर्य जब यहाँ पे शासन कर रहे थे तो मौर्यों की जो हमें राजधानी प्राप्त होती है, यानी कि इनकी राजधानी कौन सी थी, तो इनकी जो राजधानी हमें मिलती है उसी का नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो हमें इनकी राजधानी मिलती है। पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो ये सोन और गंगा नदी के किनारे है, यानी कि हम कहें सोन और गंगा नदी का जो क्षेत्र है इसी के किनारे जो है एक नगर बसा हुआ है जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जो है वो मगध जनपद में आता था, यानी कि मगध जनपद की जो है वो राजधानी थी। मगध जनपद को आज हम बिहार कहते हैं, जबकि पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जो है संबोधित करते हैं। पाटलिपुत्र क्या है, तो पटना है, और मगध क्या है, तो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो बिहार मिलता है। लेकिन पाटलिपुत्र को पटना शब्द जो दिया गया था, ये पटना शब्द सबसे पहले जिस बंदे ने दिया था उसी का नाम हमें मिलता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से सबसे पहले संबोधित किया गया। यहाँ पे मौर्य वंश ने जो है वो शासन किया, लेकिन मौर्यों से पहले यहाँ जो वंश था उसी का नाम हमें मिलता है नंद वंश। और नंदों की अगर हम बात करें तो यहाँ नंदों में कुल 9 राजा हुए थे। नंदों में कुल 9 राजा हुए थे, इसलिए इनको जो है नवनंद के नाम से भी संबोधित करते हैं। लेकिन जो नंद वंश का संस्थापक था उसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है महापद्म नंद। महापद्म नंद के द्वारा जो है नंद वंश की संस्थापना जो है वो की गई थी। इसने क्षत्रियों का नाश किया था, तो इसको दूसरा परशुराम कहा जाता है। इसको दूसरा जो है वो परशुराम कहा जाता है। और जो है हम कहें कि इस वंश के जो अंतिम राजा थे उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसी का नाम हमें मिलता है घनानंद। क्या नाम मिलता है, तो हम कहें कि घनानंद जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। बड़ी मात्रा में इन्होंने जो है टैक्स लगाए थे जनता के ऊपर, इसलिए जो है जनता में अलोकप्रिय थे। क्या टाइम हो गया? 30 मिनट। घनानंद जो है वो अंतिम राजा थे और ये कोई अच्छा राजा नहीं था। घनानंद अच्छा राजा नहीं था। बड़ी मात्रा में इन्होंने जो है टैक्स वसूला था जनता से, और जनता के अंदर अलोकप्रिय वंश जो था वो कौन सा था, नंद वंश। लेकिन सबसे धनाढ्य वंश, एक बड़ी सेना रखी थी जिस वंश ने, उसकी भी अगर चर्चा करते हैं तो वो नंद वंश था, जिसने भारत के अंदर नई नाप तोल प्रणाली दी थी। नाप तोल प्रणाली जो है वो हम कहें कि दी गई थी, ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो नंद वंश के द्वारा। लेकिन जनता में पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि जनता से बड़ी मात्रा में जो है वो हम कहें कि टैक्स या कर जो है ये वसूलते थे, इसीलिए जो है इनको जनता पसंद नहीं करती थी। जब घनानंद यहाँ शासन कर रहा था, यानी कि जब नंद वंश भारत में सत्तासीन था, तो नंद वंश के यहाँ पे शासक थे जिसका नाम हमें घनानंद जो है वो प्राप्त होता है। घनानंद जब यहाँ पे शासन कर रहे थे तो भारत पे आक्रमण किया गया था, और भारत पे आक्रमण किया था यूनानियों ने। यूनानियों के ही राजा मिलते हैं जिसका नाम था सिकंदर, यानी कि यूनानी जो है वो शासक थे जिसका नाम जो है वो हमें सिकंदर मिलता है। और सिकंदर की अगर हम बात करें तो सिकंदर जो है वो 326 ईसा पूर्व को 326 ईसा पूर्व को भारत पे जो है आक्रमण कर देता है। भारत के ऊपर आक्रमण करता है। और भारत की अगर हम बात करते हैं, जब ये भारत में आया था तो किस दर्रे को पार करके जो है ये भारत में आया था, तो वो दर्रा हमें मिलता है खैबर दर्रा। ये भी परीक्षा में पूछा गया था कि सिकंदर किस दर्रे से भारत में जो है इंटर हुए थे या आए थे, तो हम कहें खैबर दर्रे को पार करके सिंधु नदी के किनारे जो है पहुंच गया था। लेकिन इस वक्त भारत में सत्ता घनानंद की जो है वो चल रही थी। लेकिन घनानंद को ये सारी जानकारी दे दी गई थी चाणक्य के द्वारा।
चाणक्य ने घनानंद को जानकारी दी थी कि भारत पे आक्रमण होगा और आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन घनानंद ने जो है अपमान कर दिया और उसने जो है हम कहें कि जो है अपमान किया चाणक्य का। इस बात से क्रोधित हो गए चाणक्य और उन्होंने नंद वंश की समाप्ति की घोषणा कर दी कि हम एक दिन समूल रूप से नंद वंश को जो है भारत में समाप्त करके किसी योग्य व्यक्ति को भारत का जो है वो हम कहें कि शासक जो है वो बना देंगे। ये तथ्य हम यहाँ जो है वो प्राप्त करते हैं। चाणक्य का अपमान किया गया। सिकंदर भारत में आता है 326 ईसा पूर्व में, लेकिन ये घनानंद की तरफ नहीं जाता, ये पंजाब में ही रुक जाता है और पंजाब के राजा हमें मिलते हैं पौरस। पंजाब के राजा जो है वो हम कहें कि यहाँ पे पौरस मिलते हैं और इधर जो है वो हम कहें यूनानियों के जो राजा मिलते हैं उसका नाम जो है वो हमें सिकंदर जो है वो मिलता है। सिकंदर और पौरस के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था और ये जिस नदी के किनारे युद्ध हुआ था इसी को कहा जाता है झेलम नदी। झेलम को ही जो है कहा जाता है वित्सता नदी। वेदों के अंदर जो है वित्सता नदी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। यूनानी ही इसी नदी को कहते हैं हाइड्रेस्पीज नदी। हाइड्रेस्पीज नदी जो है वो कहते हैं, यानी कि एक ही नदी के तीन नाम थे। झेलम नदी, इसी को कहा गया वित्सता नदी, इसी को कहा गया हम कहें हाइड्रेस्पीज नदी। और यहाँ पे जब युद्ध लड़ा गया था तो इस युद्ध का नाम पड़ गया झेलम का युद्ध। इसको कहा गया झेलम का युद्ध, इसी को कहा गया विस्तता का युद्ध और इसी को कहा गया हाइड्रेस्पीज का युद्ध। बड़ा भयानक युद्ध था जिसमें हम कहें एक तरफ सिकंदर थे और दूसरी तरफ जो राजा थे वो पंजाब के जो है शासक थे जिसका नाम हमें यहाँ पे पौरस मिलता है। लेकिन इस युद्ध में पराजित हो गए पौरस। पौरस जो है वो यहाँ पे पराजित हो गए। पौरस को बंदी बना लिया गया और पौरस को बंदी बना करके जो है वो सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर के सामने जो है पेश किया गया तो कहते हैं कि सिकंदर ने पूछा था कि अब बताइए आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, कैसा सलूक किया जाए। तो कहते हैं कि पौरस ने कहा कि एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ जैसा सलूक करता है वैसा ही सलूक आप मेरे साथ भी जो है करिए। और इसी बात से जो है सिकंदर खुश हुआ और उसने जीता हुआ राज्य जो है वो पौरस को लौटा दिया। पौरस को जीता हुआ राज्य लौटा दिया। लेकिन सिकंदर जो है वो हम कहें व्यास नदी के किनारे से वापस लौट गया। व्यास नदी के किनारे से जो है हम कहें कि वापस लौट गया, यानी कि सिकंदर का कोई युद्ध घनानंद के साथ में नहीं हुआ था, क्योंकि सिकंदर की सेना जो है वो विचलित हो गई थी और वो डर गई थी, क्योंकि पौरस ने बड़ी बहादुरी के साथ जो है उसका सामना जो है वो किया था। अब हम बात करें, इनका पहला शासक बन गया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन किया था वो हमें मिलता है 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक। 322 से लेकर के 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक जो है वो शासन कर रहे थे। और यहाँ पे जो शासन कर रहा था वो व्यक्ति हमें कौन मिलता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो हमें यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त जो है वो मिलता है। चंद्रगुप्त की जो माता थी इनका नाम था मुरा। पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त की माता कौन थी, तो चंद्रगुप्त की माता का नाम जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मुरा प्राप्त होता है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त एक दिन खेल खेल रहे थे और वो खेल था राजकीलम। राजकीलम खेल रहे थे चंद्रगुप्त। बच्चों का खेल था, लेकिन राजकीलम के खेल में भी जो है चंद्रगुप्त जिस भूमिका का निर्वहन कर रहे थे वो भूमिका थी राजा की भूमिका। यहीं से चाणक्य गुजर रहे थे। चाणक्य जो पढ़ाने का काम करते थे तक्षशिला में, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला था।
यहीं पे कभी चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पे हम कहें कि चाणक्य जो है वो पढ़ाने का काम करते थे। और चाणक्य जो है कभी यहाँ से जो है वो जा रहे थे तो इनकी नज़र पड़ गई और इनकी जो है वो नज़र पड़ गई थी चंद्रगुप्त मौर्य पे, जो राजकीलम का खेल खेल रहे थे। और इनकी जो है बातों से बहुत हम कहें कि प्रभावित हुए और इनकी बातों से जो है वो हम कहें कि बहुत जो है प्रभावित हो गया था चाणक्य। और चाणक्य ने जो है इसको 1000 करशापड़ में खरीदा। 1000 जो है करशापड़ में जो है खरीद लिया था। यानी कि यहाँ मौर्य काल में पण भी कहा जाता है, इसको धरण भी कहा जाता है और ये चांदी का सिक्का जो है होता था। यहाँ से खरीद करके चंद्रगुप्त को जो है तक्षशिला में ले जाया गया। तक्षशिला में ही इसकी शिक्षा दीक्षा का जो है वो प्रबंध किया गया था, यानी कि इसको शिक्षा दी गई। यहीं पे हम कह सकते हैं कि इनको शस्त्रों का जो है वो ज्ञान दिया गया था। शस्त्रों का जो है वो हम कहें कि ज्ञान जो है वो यहाँ दिया गया था। चंद्रगुप्त को विधिवत रूप से जो है एक अच्छे जो है शासक के जो है गुण विकसित कर दिए गए थे, शिक्षित कर दिया गया था। और फिर मुद्रा राक्षस के अनुसार हम कहें कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने, इन दोनों ने जो है मिल करके जो है घनानंद की जो है वो क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। घनानंद की जो है वो हम कहें कि हत्या जो है वो कर दी गई थी। इस बात का प्रमाण हमें मुद्रा राक्षस से जो है मिलता है। और घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त जो है वो भारत के पहले सम्राट जो है वो बन गए थे। पहले सम्राट बन गए तो पहला तो प्रश्न यही आ जाएगा कि मौर्य वंश की संस्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की जो संस्थापना करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, जिसने चाणक्य की सहायता से हम कहें कि मार दिया था घनानंद को। स्वयं यहाँ पे शासक बन गए थे, लेकिन यहाँ पे हम कहें कि प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने जिस बंदे को नियुक्त किया था वो कौन था, चाणक्य था। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री जो है वो चाणक्य रहे थे, शासक बन गए, मौर्य वंश की संस्थापना कर दी। इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो तक्षशिला में जो है वो हुई थी। ये चीजें भी हमें जो है वो पता होनी चाहिए। लेकिन जब हम आगे बात करते हैं तो इस चंद्रगुप्त को जो है यूनानी साहित्य में, जब हम यूनानी साहित्य पढ़ते हैं तो यूनानी साहित्य में इस व्यक्ति को कहा जाता है सेंड्रोकोर्स। सेंड्रोकोर्स या इसी को कहा जाता है एंड्रोकोर्स। सेंड्रोकोर्स, एंड्रोकोर्स जो है वो हमें नाम जो है वो प्राप्त होते हैं। और सेंड्रोकोर्स और एंड्रोकोर्स नाम किसका था, चंद्रगुप्त का। एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स थे जिन्होंने सबसे पहले प्रमाणित किया था कि सेंड्रोकोर्स एंड्रोकोर्स कोई और नहीं था, वो भारत के ही शासक थे जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जो है संबोधित किया जाता था। यानी कि हम कहें कि चंद्रगुप्त को ही सेंड्रोकोर्स या एंड्रोकोर्स के नाम से जो है वो यहाँ पे जो है वो जानते थे। लेकिन चंद्रगुप्त कौन था, इसको लेके बहुत विवाद था। चंद्रगुप्त की जाति को लेकर के जो है बहुत विवाद था। तो अगर हम जब ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, जब हम ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ एक मत कहते हैं कि ये जाति का शूद्र था। ये जाति का क्या था, शूद्र था, ऐसा जो है वो लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस ने तो इसको वर्षल कहा था। जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है वो इसको वर्षल कहता है। वर्षल का मतलब होता है नीचे कुल का व्यक्ति। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये भी इसको क्या मानता था, शूद्र मानता था। ब्राह्मण ग्रंथ सारे ही इसको जो है शूद्रों की श्रेणी में रखते थे। लेकिन जब हम जैन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैन या हम बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि शूद्र नहीं था बल्कि ये क्या था, क्षत्रिय था। फिर जब यूनानी ग्रंथों में पढ़ा गया तो यूनानी ग्रंथों में लिखा गया कि शूद्र नहीं थे, लेकिन इनका जन्म जो है वो विपरीत परिस्थितियों में हुआ था, गरीब परिस्थितियों में जो है वो इनका जन्म हुआ था, लेकिन शूद्र नहीं थे। आज सर्वमान्य मत है कि चंद्रगुप्त जो है वो क्या थे, क्षत्रिय थे, क्योंकि आधार माना गया कि जो चाणक्य थे वो ब्राह्मण थे और एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। अगर चंद्रगुप्त शूद्र होते तो
चाणक्य जो है वो कभी भी उसको राजा स्वीकार नहीं करते और उनके अधीन जो है वो प्रधानमंत्री का पद जो है वो हम कहें कि स्वीकार जो है वो नहीं करते थे। जबकि स्पूनर ने, नोट में हम लिख सकते हैं, एक व्यक्ति था स्पूनर, ने इनको पारसी माना था कि चंद्रगुप्त जो है वो भारत के थे नहीं, वो ईरान से थे और वो ये पारसी थे या पारसी या ईरानी थे। ये बात जो है वो इनके लिए जो है वो कही गई थी। ये बात किस व्यक्ति ने कही थी? तो ये बात जिसने कही थी वो कौन था? तो उसका नाम यहाँ पे जो है स्पूनर जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ये इनकी जाति को लेकर के जो है वो हम कहें कि बात उठती है। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त की राजसभा का भी जो है वो हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन जब हम एक ग्रंथ पढ़ते हैं महावंश और दीपवंश, जैन धर्म के बौद्ध धर्म के श्रीलंका के जो है 2 ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन महावंश में लिखा गया कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप का शासक बना दिया था। जम्बू द्वीप का जो है वो शासक बना दिया था और पूरा जम्बू द्वीप जो है वो चंद्रगुप्त के आधिपत्य में था। ये बात जो है यहाँ पे जिस ग्रंथ में कही गई थी वो कौन सी ग्रंथ है? तो महावंश है। और जम्बू द्वीप जो है वो भारत का ही नाम मिलता है, क्योंकि अग्नि पुराण में भारत को ही जो है जम्बू द्वीप के नाम से संबोधित किया गया था। और ये भी तथ्य हम जो है यहाँ से जो है वो प्राप्त करते हैं। फिर जब हम देखते हैं प्लूटारक को, प्लूटारक कहता है कि चंद्रगुप्त के पास में 6 लाख की सेना थी, ठीक है, और इसी के सहारे इसने पूरे भारत को जो है वो जीत लिया था। ऐसा जो है वो वर्णन जो है वो प्राप्त होता है कि पूरे भारत के ऊपर जो है वो अधिकार कर लिया था और पूरे भारत पे अधिकार कर लिया था चंद्रगुप्त ने। उसके पास जो सेना थी उसकी संख्या कितनी थी? तो 6 लाख जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है। जबकि जब हम जस्टिन को पढ़ते हैं तो जस्टिन लिखता है कि ये सेना नहीं थी, ये डाकुओं का एक गिरोह था। डाकुओं का एक जो है वो हम कहें कि यह गिरोह था जिसके सहारे इसने पूरे ही भारत को रौंद दिया था। पूरा भारत इसके आधिपत्य में था और इसकी सीमाएं जो है वो हम कहें कि हमें जो है कहाँ तक मिलती थी? तो इसकी सीमाएं हमें मिलती थी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से लेके नीचे जो है वो हम कहें श्रवण बेलगोला कर्नाटक तक सीमाएं थी और इधर अगर हम बात करते हैं तो इसकी सीमाएं थी बंगाल तक। ये पूरा क्षेत्र जो है वो मौर्यों के जो है हम कहें कि अंडर में आता था और ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो प्रशासन था। पूर्व में अगर हमसे पूछा जाए कि ये कहाँ तक था, तो पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो वो स्थान हमें मिलता है महास्थान, बंगाल में है ये महास्थान। अभिलेख मिला था महास्थान में चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, जो जगह थी श्रवण बेलगोला, वो कर्नाटक में है, यानी कि ये था इसके राज्य की दक्षिणी बिंदु हमें जो है वो दिखाई देता है। जबकि जब हम बात करते हैं ऊपर में तो अफगानिस्तान में काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान का क्षेत्र जो है वो इधर से लगता हुआ जो है वो इसके साम्राज्य में जो है वो हमें शामिल जो है वो दिखाई देता है। एक बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे और बड़ा साम्राज्य इनके द्वारा जो है वो जीत लिया गया था। जबकि अगर हम कहें कि इसके बारे में कहा जाता है कि जिस साम्राज्य को जीतने की इच्छा अंग्रेजों ने रखी थी, जिस साम्राज्य को जीतने की लालसा अंग्रेजों को थी, वो साम्राज्य कभी बहुत पहले जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है साम्राज्य में शामिल था। उस सीमा को जो है कभी भी अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर पाए थे, ऐसा जो है विलियम स्मिथ के द्वारा जो है वो कहा गया था। ये तथ्य हमें जो है वो उपलब्ध होते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे जो चंद्रगुप्त और जो मौर्य वंश के राजा बचे हुए हैं उनकी चर्चा जो है वो हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।